हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। और हम लोग एक डिटरमिनेंट का चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें आपको 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप अभी तक उसको लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि पिछले क्लासेस में हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखे थे। ठीक है, कुछ ही देखे थे, जिसमें 8 हम लोग प्रॉपर्टी कर चुके थे। ठीक है। आज इस क्लास में हम लोग आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, आज का डिटरमिनेंट का जितने भी प्रॉपर्टी हैं आज इस चैप्टर इस वीडियो लेक्चर्स में आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और यदि आप मेरे ऑफलाइन बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एड्रेस है इसका पाठक कॉम्प्लेक्स, पाठक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, होम्योपैथी है। ठीक है, होम्योपैथी दुकान के पास है, नियर में। ठीक है, नोखा में उपस्थित है ये। ठीक है, नोखा रोहतास, नोखा रोहतास। ठीक, अगर आपको कोई भी अगर ढूंढने में आपको परेशानी होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9113411429 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आप ऑफलाइन के बैचेज में आप जुड़ना चाहते हो तो ठीक है, ओके। चलिए आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 8 प्रॉपर्टी कर चुके थे, ये आपका 9वां प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, ये शायद 9वां प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, आई कैन चेक इट, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका 9वां प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, हाँ, 9 प्रॉपर्टी। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9। देखो, इसमें है कि सारणी के, ठीक है, किसी एक पंक्ति, किसी एक पंक्ति, ठीक है, या स्तंभ, ठीक है, स्तंभ से जो ठीक है, उभयनिष्ठ, सार्वभौमिष्ठ गुणनखंड को बाहर, ठीक है, निकाल सकते हैं। मतलब कॉमन ले सकते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, देखो, जैसे जैसे आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, जैसे मान चुकी ये डिटर्मिनेंट आपका दे दिया है। जैसे आप लिख दिए 2 4 5 7। ठीक है, 2 4 5 7 दिया हो। तो इस लाइन में देखोगे, इस लाइन में इसमें 2 और 4 में कॉमन क्या होगा? 2। आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हो, 2 निकाल कॉमन निकाल सकते हो। तो इस लाइन में से 2 निकाल सकते हैं आराम से। तो इसमें से क्या बचेगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 बचेगा। आइए जी का 3। ठीक है, वही चीज का है कि सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ से हम लोग एक सार्व उभयनिष्ठ, मतलब जो सब में कॉमन होना चाहिए, उस गुणनखंड को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वह गुणनखंड एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे अब अगर मान लो हम यहाँ पे इस तरह से ले लें, जैसे 2, ठीक है, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे 3 और 9 लेते हैं, या 3 और 12 लेते हैं, जो भी हो। तो अब देखो कि इस लाइन में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और इस लाइन में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 इस लाइन में से कॉमन ले लिए, वाला वाला से, उसमें से 3 कॉमन लेते, ये आ जाएगा। तो इसमें से क्या बचेगा? 2, इसमें इस लाइन में से 2 कॉमन है, तो 2 एकम 2 बचेगा। इसमें क्या बचेगा? 2 3 6 बचेगा। इसमें से 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी फाइनल होगा 6 1 1 3 4। ठीक है, मतलब इसमें फाइनली आप कॉमन निकाल सकते हैं, इस तरह से कॉमन निकालिएगा। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे पहले तो उस पर, और बाद में जितना निकालोगे वो सेम ही आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? मतलब सिंपल सी बात है, जिस लाइन में जो नंबर्स कॉमन होंगे, वो वैनिस्ट कॉमन होंगे, उस नंबर्स को आप इजीली, आप आसानी से उसको कॉमन को बाहर निकाल देना है। ठीक है, चाहे आप कितना भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कॉमन रहना चाहिए सब उस लाइन में पूरी तरह से। ठीक है, चाहे वो पंक्ति हो चाहे वो स्तंभ में हो। ओके, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट मतलब आपको प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 है कि यदि यदि एक सारणी, ठीक है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, के कुछ, ठीक है, या सभी अवयव दो या अधिक, ठीक है, पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, ठीक है, हो तो सारणी के सारणी के, ठीक है, दो, ठीक है, या अधिक, दो या अधिक सारणी को के योगफल के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी के दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है ए ना, बी सी, यहाँ पे डी ई एफ जी एच आई, और यहाँ पे लिख दिया प्लस में एल, प्लस में एम, प्लस में एन। तो यहाँ पे देखो ये जो पंक्ति है पाल R1, इसमें जोड़ के रूप में है ना, योग के रूप में है, प्लस के रूप में है। तो इसको क्या करते हो, इसको अलग अलग दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है, वही चीज बोला। जैसे देखो इसमें इस पहले लाइन में देखो, इस देखो ए प्लस एल है, ए प्लस एल, फिर बी प्लस एम है और सी प्लस एन है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे इसमें से ए रखते थे, ए और एल में ए रख लेंगे यहाँ पे बी और एम में बी रख देंगे, यहाँ पे सी और एम में सी कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या रहेगा, ये अलग अलग रह जाएगा, मतलब इसमें एल आ जाएगा, इसमें एम आ जाएगा, इसमें एन आ जाएगा, ठीक है। जो प्लस वाला रूप में था उसको आप अलग अलग सारणी की योगफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एडिशन के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, एडिशन के फॉर्म में। तो बाकी ये जो दो लाइन बचा R2 और R3, अगर R1 को प्लस के रूप में लिखा हुआ है R1, ठीक है, तो उसको अलग अलग करेंगे तो बाकी जो भी रोज होगा, जो भी R2 या R3 जो भी है, उसको साइलेंटली रखना है, मतलब उसको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे देखो R1 आप प्लस के रूप में लिखे हो तो R2 और R3 को क्या लिखना है, ज्यों का त्यों लिखना है। मतलब R2 की जगह पे क्या है, डी है, डी लिख देंगे, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी डी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी एफ लिख देंगे। फिर उसी तरह से R3 ज्यों का त्यों जी एच आई, फिर यहाँ पे भी रहेगा जी एच, ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पे देखो प्लस के रूप में ये वाला लाइन लिखा था, तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ध्यान रखना जिसको तोड़ना है वही दो पार्ट में टूटेगा, बाकी ज्यों का त्यों लिखना है। R2 R3 का मेंबर दोनों में क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे ये बीच में भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ, जैसे यहाँ पे लिख दिया प्लस में एक्स, प्लस में वाई, प्लस में जेड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जी एच आई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे R2 लाइन जो है इसमें प्लस के फॉर्म में है, तो R2 लाइन को आप दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। मतलब इसमें रहेगा डी, इसमें रहेगा ई, इसमें रहेगा एफ, इसमें फिर रहेगा एक्स, फिर रहेगा वाई, इसमें रहेगा जेड। अब देखो R2 को प्लस के फॉर्म में है तो उसको प्लस के फॉर्म को अलग अलग कर दिए, तो R1 और R3 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो दोनों में सेम ही सेम रहेगा। मतलब ए बी सी, इसमें भी रहेगा ए बी सी, इसमें आखिर जाएगा जी एच आई, इसमें भी आ जाएगा जी एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से समझ गया, ठीक है। जो जिसमें प्लस के फॉर्म में आएगा उसको अलग अलग करते हैं, सिंपल सी बात है, ओके। चलो नेक्स्ट, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से आराम से, ओके। आगे प्रॉपर्टी नंबर ये कितना था, 9 था ना।
चलो प्रॉपर्टी में 10 था, प्रॉपर्टी नंबर हम लोग देखते हैं 11। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11, यदि यदि एक, ठीक है, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, के प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों, ठीक है, अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान ठीक है वही रहता है, यानी नहीं बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो एग्जाम्पल। जैसे लिखा है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 है, पहले इसका वैल्यू निकाल, कितना का 5 दूनी 10, ये कितना का चाहते हैं 12, कितना का फाइनली माइनस में 2 आएगा। अब इसमें जो है ध्यान रखो, हम इसमें एक ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी किसी भी पंक्ति को किसी दूसरे पंक्ति के किसी भी नंबर से गुणा करके उस पंक्ति में ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे R1 है, ये R2 है, तो हम यहाँ पे R1 की जगह पे लिख सकते हैं R1 प्लस में 2R, ये कर दी। ठीक है, वही चीज बोला है। तो R1 तुम्हारा ये 2 3 था, 2 3 है ना R1 में, और R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 4 5 है, R2 ये है, तो R2 को 2 से गुना करो, पहले 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से गुना करने के बाद ये 2R2 बन गया ना, 2R2 2R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ देना है, गुना करने के बाद 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 कहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे R1 लिखा है ना, तो R1 की जगह पे ही लिखा जाता है। तो R1 कितना हो, 4 दूनी 8 हो 10। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको 5 दूनी 10, 1 3, 5 दूनी 10 3 13, R1 की जगह 13 लिखे। ध्यान रखना, ये जो लिखा रहेगा वहीं पे आपका नंबर ये सारा कैलकुलेट करके आपको लिखना होता है। ठीक है, चलो, तो R2 जगह 13 रहेगा, तो यहाँ पे 4 और 5 जगह 13। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लो, 10 बचे 50 और 13 चौके 52, ठीक कितना होगा माइनस में 2। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी -2 आया था और यहाँ पर भी -2 आया है। कहने का मतलब है कि कोई भी संक्रियाएं करो, आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो संक्रियाएं, ठीक है, कोई भी संक्रियाएं करो या कोई भी ऑपरेशंस करो तो जो सारणी का मान में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करके याद रखना कि अगर देखो यहाँ पे हम यहाँ पे अलग करके बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आर आई है, यहाँ पे मतलब आर आई है प्लस में के इंटू में आर जे है। देखो ये आर आई है और यहाँ पर भी आई आर आई ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान के चलिए एग्जाम्पल समझ लो R1 है, तो यहाँ पर R1 है, तो यहाँ पे आप के की जगह कोई भी नंबर रह सकता है, जैसे 3 हम लेते हैं। अब यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे अब R1 नहीं आएगा, R1 को छोड़कर कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे R3 हो गया, R2 हो गया, या कोई भी R4 जो भी है, जो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 देखो, यहाँ पे R1 है ना, तो यहाँ पे R1 अकेले रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप अकेले नहीं रहता है तो वो फिर आपको मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि ये अकेले रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी रखा है उसी की जगह पे हम लोग चेंजेस करते हैं। यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आएगा, जो भी ऐड करके आएगा वो किसकी जगह पे लिखना है, तो R1 की जगह पे लिखना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कोई भी ऑपरेशन करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चलो एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान चलो क्या आप लिख दिए 1 3, यहाँ पे 4 7, ये लिख दिए। ठीक है, तो आप इसको इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 7 7 4 3 12, कितना है माइनस में 5। ठीक है,
अब इसमें हम कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे मान चुके हम C1 में किसी में भी कर सकते हैं, जैसे हम C1 लिख दिए यहाँ पे। अब हम C1 के साथ हम लिख दिए 3C2, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए। ओके, और कहाँ किसकी जगह पे लिखोगे, C1 की जगह पे जो कैलकुलेशन करके आएगा। तो आप यहाँ पे लिखो, तो 3 से C2 को मल्टीप्लाई करो, C2 तुम्हारी ये है, 3 से गुना करो, 3 3 9, 9 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 10 यहाँ पे C1 की जगह पे लिख देंगे। फिर इसको 3 से गुना करो, ठीक है, 7 को 7 21, 21 में 4 जोड़ोगे कितना 25 हो गया। अब C2 जगह तीन लिखेंगे, 3 और 7, क्योंकि यहाँ पे C1 लिखा है ना, तो C1 में आपको लिखना है C2 जगह का 3 रहेगा, जो यहाँ पे लिखा है वही चेंज होगा, बाकी जगह का 3 लिखा रहता है, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना होगा, 10 7 70, अब 25 आई 75 होगा। इसको भी घटाओगे तो -5 होगा, तो यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -5, नो चेंज। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर आपका हो गया 11 सा है ना, प्रॉपर्टी नंबर 11। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो 11 होगा तो 12 होगा, देख लेते हैं। 11 था, 12 होगा, ठीक है, 12। ऐसे देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है ए, ठीक है, इसका इन्वर्स का डिटर्मिनेंट आपको 1/a का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है, कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट होता है। जैसे समझो आप, जैसे ए है, जैसे 2 4 5 6 है, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले दिया रहेगा, सबसे पहले आप समझो, ठीक है। अब आप समझो ए का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स आपको निकालना सिखाए थे शॉर्टकट से, कि इसको दोनों गुना कर दो, 6 दूनी 12, आप पंचों की 20, कितना आएगा -8। इसको लिखते हैं 1/-8, याद होगा, ठीक है। फिर हम बताए थे कि इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि 6 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। इन लोग में हम लोग साइन चेंज करते हैं, 4 प्लस में लिखते हैं माइनस में 4 होगा, प्लस में 5 है तो माइनस में 5 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसको फिर क्या कर दो, इसको आप इसको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो -8 को अंदर भेज दो, ठीक है। इसका प्रूफ खाली बता रहे हैं, ठीक है, -6/8, ठीक है, ये होगा -4/8, ठीक है। अगले बार में काट देंगे इसको, -5/-8, आई हो जाएगा 2/-8, ठीक है। तो ये देखो कट जाएगा ना, 2 3 6 2 4 8, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3/4, ये, ठीक है। यहाँ हो जाएगा प्लस में 1/2, कट जाएगा 4 दूनी 8, ये जगह प्लस में 5/8, और ये हो जाएगा 1/-4, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते इसको इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना करोगे तो कितना, प्लस में 3/16, इसको गुना करोगे तो 5/16, -5/16। अब यहाँ पे 16 लासा ले लेंगे, 3 में से 5 घट जाएगा, यहाँ पे -2/16, यानी कि -1/8 आ गया। अब यहाँ पे एक, अब ए का डिटर्मिनेंट तो यहाँ से निकल जाएगा डायरेक्ट, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 2 4 है, 5 6 है, तो अगर इसको डिटर्मिनेंट निकालते तो 6 दूनी 12, आई पंचों की 20, -8 आएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि इसका वैल्यू यहाँ पे आया है, ठीक है। इसका 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 1/a डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, -8। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना। यानी कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, देखो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ये इन्वर्स का हो गया, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या है, ये वाला है, ठीक है। और एक इन्वर्स का डिटर्मिनेंट -1/8 है। अब 1/8 ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, -1/8 ही आएगा, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि प्रॉपर्टी नंबर 12 में कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। बस इतना ही याद रखना आपको, ओके, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 13 और लास्ट है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे लिखा है ए बी का डिटर्मिनेंट, यानी इंटू में इक्वल टू होगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू में बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ समझो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है, जो ये बता रहे हैं बस उतना ही याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए है 1 2 3 4, और बी है 1 0 और 2 4 है, इस तरह से, ठीक है। चलो अब ए इंटू पहले बी निकाल लो, तो ए का डिटर्मिनेंट ही निकाल लो, ए का डिटर्मिनेंट को 4 एकम 4 हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट में चेंज करके 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना आएगा, -2,
फिर बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 4 कम 4 हो जाएगा और 2 0 0 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर है ना फाइनली। चलो ये दोनों आ गए। अब हम यहाँ पे निकालते हैं ए इंटू में बी, क्योंकि ए इंटू बी पूछा देखो यहाँ पे है, तो ए इंटू बी, पहले ए इंटू बी निकाल लो, पहले ए इंटू बी निकाल लो। तो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 0 4। अब इसको गुना कर लो, गुना करने सिखाया है सब चीज़, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप पिछले क्लासेस में जितने मैट्रिक्स है उसमें हम गुना करना सिखाया है, तो आप मैट्रिक्स क्लास में आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको पहला इसके मतलब इसके पंक्ति इसके स्तंभ के साथ गुना करते हैं। कितना आएगा फाइनली, एक एकम एक, एक दो तीन चार, यहाँ पे आएगा 5। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 1 0 2 चौके 8 हो जाएगा फाइनली। यहाँ पे इसको फिर इसके साथ करेंगे तो 3 8 8 8 8 3 11। फिर इसके साथ करेंगे तो 3 0 6 चौके 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि यहाँ पे ए बी का डिटर्मिनेंट है। ए बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 16 5 80, 11 8 88, यानी कि माइनस में 8। आगे चलो, ए बी का डिटर्मिनेंट आया माइनस में 8, और यहाँ पे राइट साइड में आरएचएस में है डिटर्मिनेंट ए इंटू में डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ए इंटू में डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे माइनस में 2, डिटर्मिनेंट बी कितना है 4 4, यहाँ पर भी माइनस 8, यानी दोनों कंडीशन में माइनस 8 आया, ठीक है। यानी कि आपको डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू में डिटर्मिनेंट बी, यानी सारणी के मान ए बी बराबर होगा सारणिक ए इंटू में सारणिक बी। ये सिर्फ इंटू मल्टीप्लाई में होता है, प्लस में मत कर देना, प्लस में नहीं होता है, प्लस माइनस में नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में चलता है, ओके। तो जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी था इतना ही था, ठीक है। आपको बताना है कि कैसा लगा, ठीक है। और ये देखो डिटर्मिनेंट जितने भी प्रॉपर्टी पड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते रहते हैं, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन हम बुक का ही ले लेते हैं, ठीक है। बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि यदि ए एक 3 by 3 कोटि का एक अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, ठीक है। तो बताना है कि आपका के ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, के का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर शायद 2 में ये पढ़े हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं, लिखा हुआ के डिटर्मिनेंट ए, बी है के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन सी है के क्यू डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन डी है 3 के डिटर्मिनेंट ए। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़े हो कि के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के पावर यहाँ पे जितना ऑर्डर का है वहाँ पे पावर में 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन है, यदि देखो कौन सा कथन सही है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य है, ट्रू है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं पहला, सारणी के एक वर्ग अवयव है, सारणी क्या है, एक वर्ग अवयव, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो सेकंड बी ऑप्शन, सारणी के एक अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणी एक अवयव से संबंध, ठीक है, एक संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सारणिक, ठीक है, एक वर्ग अवयव से संबंधित, अवयव से संबंधित, ठीक है, एक संख्या है, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन। अब देखो हम सारणी के बारे में पहले ही डिफिनेशन बताते हैं, फर्स्ट आप लेक्चर में देखोगे तो सारणी किसका होता है, वर्ग अवयव का होता है, ठीक है, किसका होता है, वर्ग अवयव का होता है। और वर्ग अवयव में जो सारणी जो अवयव एक नंबर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सारणी। तो इसमें ऑप्शन में देखो सारणी एक वर्ग अवयव होना चाहिए और एक नंबर से संबंधित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आप सी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सी ध्यान से मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपका। जैसे आपको ये दे दिया क्वेश्चन से, एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस में ए
वाई प्लस बी जेड प्लस में सी, इसको प्रूफ करना है कि जीरो आएगा। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि जीरो आएगा। अब यहाँ पे देखो, हम लोग संक्रिया में पढ़ेंगे, कोई भी संक्रिया करोगे तो उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके एलएचएस पार्ट चलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा ना, यानी लिख सकते हैं इस दोनों को जोड़ोगे तो ये आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा जेड प्लस सी। लिख सकते हैं इसको सी वन की जगह पे सी वन प्लस सी टू, सी वन और सी टू जोड़ दो, सी वन और सी टू जोड़ दो तो एक्स प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, ये वाई प्लस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा जेड प्लस में सी। वो सी वन की जगह पे लिखना होता है, सी टू जगह पे लिखेंगे यहाँ ए बी सी, यहाँ पे जाएगा एक्स प्लस में ए, वाई प्लस में बी और जेड प्लस में सी। ठीक है, तो आप बताओ दो लाइन का अगर मेंबर या अवयव सेम रहता है तो उसका वैल्यू नहीं जीरो होता है। यानी कि इसका अगर बताओगे, क्या बताओगे, इसका इसका रीजन बताओगे सी वन बराबर में क्या है सी थ्री है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, बहुत ईजी, आराम से बना सकते हो अगर प्रॉपर्टी आपको याद रहता है तो। ठीक है, और भी देखो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखो ए माइनस में बी है, बी माइनस सी है, सी माइनस में ए है, और यहाँ पे लिखा है बी माइनस में सी माइनस में ए और ए माइनस में बी। फिर यहाँ पे लिखा है सी माइनस में ए माइनस में बी, ठीक है, बी माइनस में सी, इसको भी जीरो हो जाता है। तो इसका एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं। देखो देखो ध्यान से देखोगे तो अगर इसको 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 कैसे भी जोड़ लो, देखो फर्स्ट देखो इसको 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 जोड़ो, तीनों को जोड़ो, ए से देखो ये ए से ऐड करोगे, देखो हम यहाँ पे ऐड करके दिखा रहे हैं, ए देखो ये ए इस माइनस ए के साथ खत्म हो जाएगा, ये माइनस बी इस प्लस बी के साथ खत्म हो जाएगा, ये सी माइनस सी प्लस सी खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सी वन की जगह पे सी वन प्लस सी टू प्लस में सी थ्री, ठीक है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इन देखो इसको इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो अब क्या आएगा जीरो आ जाएगा, कट जाएगा सब। उसी तरह से यहाँ पे देखो सेकंड वाला में 20 बी ये बी कैंसिल हो जाएगा, ये सी इस सी को साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से इस ए प्लस ए के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा ए। उसी तरह से इस लाइन में भी क्या आ जाएगा जीरो, सब कट जाएगा। तो सी वन की जगह पर लिखना था सी वन की जगह पर लिख दिए, बाकी जो होते हैं लिख देना बी माइनस में सी माइनस में ए माइनस में बी, फिर उसी तरह से लिखो सी माइनस में ए माइनस में बी और बी माइनस में सी। अब हम एक प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे, अगर किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में अगर कंप्लीटली सारे अवयव जीरो हो जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, चलो तो ये जितने भी था प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी प्रॉपर्टी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपको प्रूव करने के लिए मिलते हैं, प्रूव करने के लिए आते हैं एग्जाम में, ट्वेल्थ बोर्ड में। ठीक है, तो आपको अगले नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्या होगा, उसके आगे की सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे के क्लासेस में। तो यहाँ तक में अगर सारे आप रिवीजन करते रहेगा, प्रॉपर्टी आपको पूरी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको प्रॉपर्टी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होगा आपको आसान लगेगा और आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना ही भी रहने देते हैं। अगर आपको सेशन अगर पसंद आएगा तो आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, इतना ही भी रहने देते हैं।